जुमला आपको निकला। भारतीय मानते हैं या नहीं, अब ये तो वही बताएंगे, वो तो हमें वो ये इसी बात की तो लड़ाई है, इसी बात की तो लड़ाई है आज हमारी। वही बात है कि अब्दुल को कैसे टाइट किया जाए, ये बहस देश की संसद के अंदर होती है। कहने की जरूरत नहीं, आप गोदी मीडिया कह दीजिए, इतना कह दीजिए, लोग अपने आप समझ जाते हैं कि गोदी मीडिया कौन है। ये देश आपको कैसे, आपको तो पाकिस्तान दे दिया गया। ये तो जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ये तो उनका कहना है, मेरा क्या कहना है। लैंड जिहाद की बात करते हैं या क्रिकेट जिहाद होता है। आप लैंड जिहाद की बात करें, यहाँ तो हर चीज में इनको जिहाद नजर आता है। और इनको जिहाद की आप सही मायने में आप यकीन कीजिए कि इनको कोई डेफिनेशन नहीं पता, इनको पता ही नहीं है। क्या हम अभी गुलाम नहीं है? बिल्कुल हम गुलाम, धीरे धीरे गुलाम हो गए। आज हम अडानी अंबानी के गुलाम हो गए हैं। जब इंसाफ देने वाली जो इदारे हैं, अगर वो इंसाफ देना बंद कर दें, वो सुनना बंद कर दें, तो जाहिर सी बात है वहाँ से आदमी किसके पास जाएगा, किसके पास गुहार लगाएगा। एक साहब, हम मुस्लिम जिस कॉलोनी के अंदर रहते हैं वो सब अनऑथराइज्ड है, जहाँ पे हमें बसाया गया है। हम सब वहाँ क्यों नहीं, सरकार हमें ऑथराइज कर देती है, हम भी टैक्स पे करते हैं। तो आज फिर हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है लड़ने के अलावा। मेरी आगे आने वाली नस्लों के बारे में मुझे सोचना है, आगे आने वाली नस्लों को भी तैयार करना है, तब हिंदुस्तान में रहना और खास करके मुसलमान होना आसान बात है। तो देखिए आज के जो हालात हैं वो इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं देश के अंदर। अगर आप बोलेंगे तो आपको जेलों के अंदर डाला जाता है। नाजरीन, आज उत्तराखंड हल्द्वानी के केस में सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया है। एक ऐसा ऑर्डर जिसके ऊपर न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की नज़र थी, क्योंकि ये केस ही इतना बड़ा था। इसके पीछे कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की। उन्हीं में से एक हमारे साथ एडवोकेट आरफा खानम है। आपका बहुत इस्तकबाल है हमसे गुफ्तगू करने के लिए। शुक्रिया। और बहुत सारी चीज़ें हैं इनके ताल्लुक से बात करने को, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में इनका जो एक्टिविज़म में जो काम है, जो मुख्तलिफ ज़राए से, ख़ास तौर से फेसबुक लाइव के ज़रिए आकर के, या ये कि कोर्ट्स में जो इन्होंने काम किया है, वो काफ़ी काबिल सताइश और तारीफ़ के लायक है। सबसे पहले तो ये जो हल्द्वानी का केस है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, उसको आप किस हवाले से देखती हैं? उसमें क्या चीज़ें जो हमें जानना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जब हमारे सामने हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, उत्तराखंड हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, तो जिसके अंदर एक हफ्ते का टाइम मिला, जिसके अंदर ये कहा गया कि पैरामिलिट्री वहाँ पर भेजी गई और ये कहा गया कि एक हफ्ते के अंदर उस बस्ती को उजाड़ दिया जाए। जो 50 साल से जो फैमिली रह रही है वहाँ पे, उसको उजाड़ने की बात एक सप्ताह का टाइम दिया गया और ये कहा गया कि नोटिस चिपकाया गया, लोगों को नोटिस दिया गया और वो लोग रातों रात देखते रह गए। तो इसके बाद हम लोग सभी लोग उस हाई कोर्ट के ऑर्डर में जो जो कमियां थी उसको लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वहां पर 2 जजेस की बेंच थी। उन्होंने ये कहा, चिंता जताई, ये कहा कि 50,000 लोग, रेलवे से पूछा उन्होंने, कई सवाल किए उन्होंने, कहा कि 50,000 लोग जो सालों से रह रहे हैं आज़ादी से, बहुत सारे ऐसे लोग जो आज़ादी से पहले से रह रहे हैं। कुछ लोग अब बता रहे हैं कि 90 साल की लीज पर पट्टे पे उन्होंने ज़मीन ली है। बड़े सारे दस्तावेज सामने हैं, लेकिन अचानक इस तरीके से एक हफ्ते का टाइम देकर के आपने कोई रिहैबिलिटेशन, जो उनको पुनर्वास के लिए आपने आपका कोई प्लान नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, और इस तरीके से एक हफ्ते में आप उनको उजाड़ देंगे। कहाँ जाएंगे 50,000 लोग जो सड़क पर बैठे हैं, कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी चिंता थी। वो जितने भी जजेस, 2 जजेस थे, दोनों जजेस ने यही कहा कि आप ये बताइए उन 50,000 लोगों के लिए कोई रिहैबिलिटेशन का कोई इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट की साफ तौर पर गाइडलाइंस है कि अगर आप किसी को डिमोलिशन कहीं करते हैं, किसी को उजाड़ते हैं, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ तक कि रेडी पटरी वालों तक के लिए भी ये है, वहाँ पर तो फिर भी पक्के मकान बने हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने की तरफ से ये बड़ा फैसला आया है, स्टे हो गया है। फिलहाल हल्द्वानी की गफूर बस्ती, जो कि इंदिरा बस्ती के नाम से भी जानी जाती है, वहां पर कोई मकान नहीं टूटेगा। 7 फरवरी का समय दिया गया है रेलवे को। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी चिंता थी और फिर ये कहा गया कि मानवता, जो कहा गया कि ह्यूमैनिटी को भी ध्यान में रखते हुए कानून तो के जो पॉइंट्स हैं वो तो देखे ही जाएंगे, क्योंकि सबके अलग अलग तरीके से दस्तावेज हैं, अलग अलग पिटीशन डाली गई जिसको क्लब कर दिया गया। और क्लब करने के बाद यही कहा गया कि सबके जिनको नहीं सुना गया उनको सुना जाएगा। क्योंकि जब हाई कोर्ट के अंदर मैंने ऑर्डर पढ़ा, जजमेंट जो था वो मैंने उसको देखा, उसके अंदर बहुत सारे एक्स पार्टी, ट्रायल कोर्ट के अंदर 1100 से ज्यादा मामले जो हैं वो भी पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन एक्स पार्टी ऑर्डर करके हाई कोर्ट से फैसला ले आते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हाई कोर्ट का जजमेंट है उसको आपने पढ़ा है, तो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बाकायदा से मेंशन किया है कि 20 दिसंबर को जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें जज ये कह रहे हैं कि चाहे आपको फोर्स लगाना पड़े या जैसे हो, उनको इविक्ट करिए, वहां से हटाइए।
तो क्या जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बहुत मानवता के खिलाफ बात है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट के लोगों को समझ में आ रही है? ये दो चीज मुझे बताइए। देखिए उत्तराखंड में देखिए सरकार जो है वो किसकी है? ये आजकल जो देखिए फैसले जो आ रहे हैं वो रिमोट कंट्रोल जो है वो किसी और के हाथ में चल रहा ठीक है। है। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इतनी चिंता जताई है, ये कहा है, ये 50,000 लोगों के बारे में सोचा जा रहा है। तो ये बड़ी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ रही है। इसीलिए देखिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा था जिसको हमने खटखटाया, और उस खटखटाने का असर देखिए। जिन लोगों का न्यायपालिका से भरोसा उठ रहा था, तो उसमें अब कम से कम देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है कि हाई कोर्ट ने जो भी फैसला किया, तभी उसी को हमने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो फैसला आया कि रात रात जजेस भी सरप्राइज थे कि अरे 50 साल से जो लोग रह रहे हैं, उन 50 सालों से जो आप उनको एक झटके में आप उनको उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। यहाँ पे आपने एक बात पे एम्फेसाइज किया कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को समझ रही है, और हाँ थोड़ा सा जो हाँ है हाँ। न्यायपालिका की तरफ लोगों का भरोसा बढ़ा है। असम के अंदर पिछले 5 सालों में 4500 मुस्लिम फैमिलीज को उनके घरों को डिमोलिश किया जा चुका है। और स्क्रोल के का एक आर्टिकल है 3 दिन पहले का है, एक असम का जर्नलिस्ट है, मुस्लिम जर्नलिस्ट, वो लिखता है कि अब वहां पर ये जो इविक्शन ड्राइव हो रहा है, जो घर तोड़े जा रहे हैं, तो अब उनको रेजिस्टेंस भी फेस नहीं करना पड़ रहा है। यानी मुसलमान वहां पर इतने मजबूर हैं कि अब रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं, बस कह रहे हैं ठीक है हमारा घर तोड़ दो। तो क्या सुप्रीम कोर्ट वहां पे नहीं देख रही है? या जैसे कि कुशीनगर में अभी 47 फैमिलीज, मुस्लिम फैमिलीज के घर तोड़ने की बात हुई, मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ, और ऐसे कई सारे मामलात हैं। तो तब सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इन चीजों को देखती है? क्या देखिए ये सिर्फ हम ही लोगों की जिम्मेदारी है? नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। नहीं, सिर्फ देखिए हम ही लोगों की नहीं, जिम्मेदारी है। सिर्फ हमारी नहीं बनती है, लेकिन हमारी भी बनती है। सही। देखिए जहाँ तक हल्द्वानी की बात है, बाकी और आपने अलग अलग जगह की बात की। देखिए आज हल्द्वानी में जिस तरीके की फोर्स लगाई गई, लोगों के अंदर एक डर माहौल का जो एक माहौल बनाया गया, तो देखिए पैरामिलिट्री फोर्स लगा करके अनाउंसमेंट्स हो रही हैं वहाँ पे। मेरे पास लगातार सारी वीडियोस आ रही थी, और वहाँ पे लोग, बच्चे, महिलाएं सड़कों पर हैं। और इस तरीके की जब आप असम की बात करते हैं, जब आप देखिए 1992 के बाद कई नई बस्तियां बसी हैं, जिसके अंदर आप ओखला को भी कह सकते हैं, आप मुंबई को में भी कई ऐसी बस्तियां हैं। सही। मुंबई में मुंब्रा है, अहमदाबाद में है, और तमाम ऐसी जो नई नई बस्तियां बसी हैं। देखिए आज अगर 40 साल के पेपर, 50 साल के पेपर अगर कोर्ट नहीं मानती है, तो आप ये समझिए कि आप फिर कौन से पेपर मांगे जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि आज़ादी से पहले बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और सही। आज़ादी से पहले के 1920 के पेपर बता रहे हैं कि पट्टे की ज़मीन है। उन पेपरों को मान नहीं रही है सरकार। उन पेपरों को हल्द्वानी के केस में तो ये भी था कि वो जो ये जो रेलवे बता रहा था, 19 एकड़ की बात थी कि 19 एकड़ जो है वो रेलवे की ज़मीन है। लेकिन हर दिन के हिसाब से वो जो वो प्रॉपर्टी वो बढ़ती रही, वो ज़मीन बढ़ती रही, और 19 एकड़ से वो 29 बना, 29 से फिर आज 78 एकड़ की डिमांड चल रही है सही। रेलवे के द्वारा। तो देखिए ये सरकार पूरी तरीके से बहुसंख्यक को खुश करने के लिए, अपना वोट बैंक को खुश करने के लिए बार बार इस तरीके के हथकंडे अपनाती है, बार बार इस तरीके के नफरती इस तरीके के हथकंडे अपनाकर ये दिखाने की कोशिश करती है कि आज हमने अब्दुल को किस तरीके से परेशान किया, किस तरीके से टाइट किया। मुस्लिम बस्तियों में बुलडोजर का डर, आपने कुशीनगर की बात की, आपने असम की बात की, तो वहां पर लोग मजबूर हैं। हल्द्वानी के केस में भी अगर हम बात करें, तो जब हाईकोर्ट का जब ये जजमेंट आया, तो हाईकोर्ट के जजमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बेचारे मजबूर हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि इस तरीके का कोई मामला भी चल रहा है। वो सुबह जाने वाले मजदूरी पे, शाम को आने वाले, उनको क्या मालूम कहाँ कोर्ट है, कहाँ कचहरी है, उनको नहीं मालूम। वकील को देने के अच्छा, लिए उनके पास पैसा भी नहीं एक है। चीज ये बताएं कि एक तो दो तीन बातें हैं। एक तो ये है कि आपने कहा कि गवर्नमेंट किसकी है, तो यानी गवर्नमेंट का इंटेंशन है मुसलमानों को परेशान करना, जैसे आपने कहा अब्दुल को टाइट करना। दूसरी तरफ यह है कि कोर्ट्स के भी उसी तरह के ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी चाबी किसी और के हाथ में है। लेकिन हल्द्वानी केस में हम एक नई चीज देखते हैं, वो ये है कि 2016 में एक आदमी जो नॉन रेलवे बंदा है, वो पीआर फाइल करता है, उसका नाम है रविशंकर जोशी, रविशंकर जिसके हम जोशी। फेसबुक पे देखते हैं कि आरएसएस के जो आइडियोलॉग हैं उनकी तस्वीरें डालता है, उसको प्रमोट करता है, उसको उसकी समझिए वर्शिप करता है। तो ये एक कॉमन सिटीजन है, जिसको आप एक्टिविस्ट कहिए या एक्टिविस्ट के शक्ल में कोई जेनोसाइड एनेबलर है।
तो ये चीजें जो हो रही है आप इसको कैसे देखते हैं, यानी देखिए, सोसाइटी से कोई आकर के आपके घर तोड़ने की बात करे? 2016 में भी यही महाशय थे जिन्होंने पीआईएल डाली थी। 2016 के बाद फिर से ये 2022 के अंदर फिर ये एक्टिव हो जाते हैं और फिर से इनको अचानक होश आ जाता है कि देखिए ये रेलवे की ज़मीन जो है इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ है। देखिए, ये जितने भी आप देखेंगे कि इस तरीके के आदेश जब आते हैं तो उससे पहले उसके पीछे कौन होता है, तो इसी तरीके की मानसिकता के लोग होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। देखिए, हल्द्वानी के केस में मैंने ये देखा है वो कि तकलीफ किस बात की वो है? तकलीफ इस बात की है, वोट बैंक को किस तरीके से तोड़ा जाए। वहां पे कांग्रेस के विधायक हैं सुमित, तो आप ये देखिए कि वहां से कभी भाजपा नहीं जीती है। जहां पे नहीं जीतते हैं वहां से वोट बैंक को खत्म करने की कोशिश करते हैं, वहां से उसको तोड़ने की, डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के अंदर हमने देखा, दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर ये चुनाव होने थे अप्रैल के अंदर और उसको चुनाव को पोस्टपोन कर दिया गया और करने के बाद जब इनको लगा कि किस तरीके से सीटें मुस्लिम को अलग करके और बहुसंख्यक को अलग करके इस तरीके वार्ड इन्होंने डिवाइड कर दिए, तो देखिए डिलिमिटेशन हुई। डिलिमिटेशन में आपने देखा कि किस तरीके से मुस्लिम को एक साइड कर दिया गया। अब एक साइड करके इनको तोड़ा कैसे जाए, इनकी बस्तियों पे बुलडोजर कैसे लाया जाए, कितनी आसानी पैदा होती है, तो ये इसकी प्लानिंग है। तो हल्द्वानी के अंदर भी वहां से है हिंदू सुमित हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन हाँ, तो जिस तरीके से इनका सपना रहा है कांग्रेस मुक्त भारत का, उसी तरीके से मुस्लिम मुक्त भारत भी ये करना चाहते हैं। इसकी अलग अलग तारीखें देते हैं कि अलग इस तारीख तक, इस साल तक हम कांग्रेस मुक्त और मुस्लिम मुक्त भारत बना देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये बताएं कि एक तो ये कि जैसे 2016 में पीआईएल डाला गया, तो 2016 से 2022 और 23 इस 5-6 सालों में हल्द्वानी के मुसलमान क्या कर रहे थे, एक बात। हाँ। दूसरा ये कि वहां पर अगर कांग्रेस के एमएलए हैं सुमित हृदयेश, तो उनकी क्या जिम्मेदारी थी? क्या एक तो वहां के लोग जिनके ऊपर इतनी बड़ी आफत आ रही थी, और वहां के जो कांग्रेस के लीडर हैं वो दोनों क्यों खामोश थे इतने 5 साल तक? देखिए, बीच में कोविड भी आया। कोविड जब 16 में ये हाई कोर्ट में जब ये पीआईएल डाली गई, तो 16 के बाद जब ये 19 में ऑर्डर आया और ऑर्डर आने के बाद फिर फौरन जो है वो कोविड आ गया। और कोविड आने के बाद जहाँ तक वहाँ के कांग्रेस लीडर की बात है, विधायक की बात है, वो लगातार लोगों के साथ खड़े हैं। लगातार आप देखेंगे उनको सोशल प्रोटेस्ट तमाम में भी मीडिया हैं, पे हाँ। यहाँ भी आए हुए थे। वो यहाँ पर लोग तमाम जो हल्द्वानी से लोग आए हुए थे, जो इस आस में आए थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा, न्याय की उम्मीद लेकर के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर आए थे। तो आज देखिए वो बड़ी खुशी से, आंखों में खुशी के आंसू लेकर के, और बहुत से ऐसे लोग जो मुझे मिले भी, मैंने उनसे भी पूछा कि आपने वहां पे बताया, तो उन्होंने कहा वहां पे खुशी की लहर है, लोग खुशी के आंसू घर में ढोल बजा रहे हैं, वहां पे कम से कम कह रहे हैं हमारा घर, हमारा आशियाना नहीं छीना जाएगा हमसे। तो देखिए लगातार बीच में कोविड का लंबा समय रहा है, तो उसमें कुछ नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद जब इनको लगा, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनको लगा कि 2016 की पीआईएल से तो कुछ भी नहीं हुआ, तो दोबारा से फिर पीआईएल से महाशय ने दोबारा से पीआईएल लगाई और रेलवे को अचानक ये एहसास दिलाते हैं कि अरे आपकी जमीन भी है, आपने तो, आपको अपनी जमीन लेनी थी, आपने ली नहीं, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि अरे हमारी जमीन है रेलवे की, आप इसे खाली कराइए। और कमाल की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है, बिना रिहैबिलिटेशन की कोई गाइडलाइंस इशू किए हुए एक हफ्ते का एक नोटिस जारी करता है और ये कहता है कि बल का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। ये हाई कोर्ट की लैंग्वेज है। तो अफसोस होता है जब इस तरीके के मानवता के विरुद्ध इस तरीके के जजमेंट्स आते हैं, तकलीफ होती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वाकई बहुत माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि 50,000 से ज़्यादा लोगों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सोचा और चिंता जताई और ये कहा कि प्रैक्टिकली इसको आप सोचिए, इसके लिए प्लान कीजिए। अगर आपको ज़मीन चाहिए तो उसके लिए भी आपको पुख्ता प्लान करके आपको हमारे पास लाना पड़ेगा, सारे दस्तावेज देखे जाएंगे, उसके बाद ही फैसला होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हल्द्वानी के केस में रही। एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा कर रही हैं, मैं देख रहा था हल्द्वानी के हैशटैग के साथ ट्विटर पे कई लोग सुप्रीम कोर्टा लिख रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे थे। तो क्या आपको नहीं लगता कल को वो प्रेशर बना करके अपने फेवर में डिसीजन ले लेंगे, जैसे कई ऐसे डिसीजन आ चुके हैं, जैसे नोटबंदी अच्छा डिसीजन था,
उसके अलावा और भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में या और भी कई सारे मामले में प्रेशर बना करके अपने फेवर में डिसीजंस लिए गए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्टा कहा जा रहा है और इतनी शदीद नाराजगी दिखाई जा रही है, तो कल को प्रेशर बना करके जो चाहे फैसला ले लें? देखिए, जब इंसाफ देने वाली जो इदारे हैं, अगर वो इंसाफ देना बंद कर दें, वो सुनना बंद कर दें, तो जाहिर सी बात है वहाँ से आदमी किसके पास जाएगा, किसके पास गुहार लगाएगा। यही सरकारें जो हैं वो ये कहती थी कि आपको पक्का घर मिलेगा। प्रदेश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2022 से ख़त्म होने से पहले हर भारतीय के पास अपना घर होगा, लेकिन ये नहीं, वो जुमला आपको निकला। भारतीय मानते हैं या नहीं? नहीं, अब ये तो वही बताएंगे। वो तो हमें वो क्योंकि ये असम इसी के इसी बात की नहीं, तो लड़ाई है, इसी बात की तो लड़ाई है। आज हमारे घरों को बुलडोज करने की बात होती है, इसी बात की तो लड़ाई है। तो अगर हम भारतीय नहीं है तो उन भारतीयों को भी घर मिल गए क्या, जो असम बहुसंख्यक है यहाँ पर? सही। मैं पूछना चाहती हूँ, बहुसंख्यक है, उनको क्या घर मिल गए? मैं पूछना, अल्पसंख्यकों से नहीं, इतनी उनके नाराजगी, लिए तो इतनी इतना तकलीफ काफी है ना है। कि अब्दुल्ला का टाइट किया जा रहा है, अब्दुल, छोड़िए। तो वही बात है कि अब्दुल को कैसे टाइट किया जाए, ये बहस देश की संसद के अंदर होती है कि कैसे अब्दुल टाइट होगा। तो देखिए, ये जो जुमले थे, ये जुमले सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। ये बात तमाम देश के लोगों को समझनी पड़ेगी कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करती है, क्योंकि ये ना आपको घर देगी, ना आपको। आज वो उज्ज्वला योजना का क्या हुआ? आज सारी वो जो बहनें, उन्होंने सिलेंडर उठा के फेंक दिए, दोबारा से चूल्हे पे खाना बनाने पे मजबूर हैं। तो देखिए, ये सब वादे हैं, ये सब जो जुमले थे वो 2014 से पहले, 2014 के बाद हम देखें कि 2014 के बाद जिस तरीके से देश के अंदर एक नफरत का माहौल बना दिया गया, एक सिर्फ एक बहुसंख्यक को ये दिखाया गया कि देखिए, अल्पसंख्यक जो है वो इंक्रोचमेंट करता है, वो कब्जे करता है, वो जगह जगह जो है वो अब बहुसंख्यक को लगता है इस पॉइंट पे हम वापस आएंगे, क्योंकि हाँ, इस हाँ, हवाले से मेरे पास कुछ और सवाल है। हाँ, हाँ, लेकिन मैं पहली चीज पे वो कहता हूँ कि जो कह रहे हैं कि सबको पक्का मकान मिलेगा, तो हाँ, मैंने कहा कि क्या मुसलमानों को सिटीजन माना जाता है? असम में जब एनआरसी हुआ तो एक आदमी सनाउल्ला आर्मी में पूरी जिंदगी आर्मी में सर्विस करके आया, उसका एनआरसी में नाम नहीं आता है, ठीक है। हल्द्वानी में जब ये फैसला आया कि भाई ये जगह जो है खाली कराई जाए और उनका तोड़ फोड़ किया जाए, तो वहीं वहाँ कई सारे हिंदू हैं। ये और बात है कि वो मेजोरिटी मुस्लिम एरिया है, लेकिन वहाँ पे हिंदुओं की भी काफ़ी अच्छी तादाद है। तो ये कि नफ़रत का लेवल ये है कि मुसलमानों को मारा जाए, भले उसके साथ कुछ हिंदू मारे जाएं। तो हमें ये क्यों नहीं मान लेना चाहिए कि जो है आपको बस अब आपको ख़त्म करने की ही कोशिश है, या ये कि हम इसको ये कहें कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स तक है? देखिए, ये बिल्कुल, ये सरकार जो है, ये सरकार नफरत का एजेंडा सेट तो करती है। इसमें हम देखिए, कुछ अब सिर्फ पत्रकार लोकतंत्र के को आज बचाने की लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं, और जिस तरीके से लोकतंत्र के चारों पिलर, जिस तरीके से ये सरकारें ध्वस्त करने की कोशिश में है। आज देखिए, पत्रकारिता का स्तर क्या है। आज आप जैसे पत्रकार हैं जो हमारी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको 4,000 से ज़्यादा घर टूटने के कगार पे हैं, 50,000 लोग सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन आज देश का मीडिया क्या दिखा रहा है? आज न्यायपालिका से जो लोग उम्मीद कर रहे हैं, जो जो गुहार लगा रहे हैं नोटबंदी के टाइम पे, देखिए कितने हजार लोग मर गए। किसान आपकी दहलीज पर बैठा रहा, 750 किसान मर गया। उसके बाद आप अचानक कह देते हैं कि जो वो बिल लिया गया था, वो बिल आपने वापस ले लिया। तो देखिए, इस तरीके की तमाम चीज़ को सही ठहराना, तो इससे सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर जिस तरीके का प्रेसिडेंट सेट होता है, वो जाहिर सी बात है लोगों का विश्वास जो है लोकतंत्र की जो चारों पिलर्स है वो उठता हुआ दिखता है। आज बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे कि हर आदमी कहता है मेरा जो, मैं ये चैनल देखता हूँ और मैं ये नहीं मैं इस पत्रकार को पसंद करता हूँ, मैं ये इस पत्रकार को पसंद नहीं करता। तो ये देश के अंदर क्या है तो ये? एक तरफ त्रिपुरा में जो वायलेंस हुआ मुसलमानों के खिलाफ, उनके घरों को तोड़ा गया, मस्जिदों को जलाया गया, उस त्रिपुरा इंसिडेंट को कवर करने में 103 लोगों पर यूएपीए लगता है। दूसरी तरफ देश के एक बड़े जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी एक प्रेमाइस सेट करते हैं कि मुसलमान ये जिहाद करते हैं। जो मैं मुसलमान हूँ और मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये इतनी चीज़ कहाँ से लाए वो। उसमें एक वर्ड आया लैंड जिहाद, यानी ज़मीन जिहाद। हल्द्वानी के केस में टाइम्स नाउ की रिपोर्ट में बाकायदा से बदतरीन अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया कि ये जो है जिहादी गैंग है और लैंड जिहाद कर रहे हैं। नोएडा का एक दूसरा चैनल है कैपिटल टीवी कैपिटल, भारत, मेरे पास भी एक है, कैपिटल वन टीवी, इंडिया भी मेरे पास भी है जी एक, हाँ। मेरे पास भी तो है, ये ये भी लोग यही जो लिखते हैं। ये जो लैंड जिहाद है, हाँ। क्या आप क्या समझती हैं लैंड जिहाद से? एक तो ये, दूसरा ये कि जो अगर ये झूठ है तो फिर इनको ऐसे ही खुला क्यों छोड़ा जा रहा है? देखिए,
सबसे पहले तो ये कि ये देश किसी एक का नहीं है, ये देश हम सबका है। वो बात अलग है कि आज की सरकारें हमें अपना नहीं मानती हैं, या ये कहा जाता है कि मुसलमान जो है। आप यहाँ फिर बात गलत जगह से शुरू कर नहीं, रही नहीं, हैं। नहीं, ये नहीं, देश नहीं, आपका नहीं, कैसे? नहीं, आपको नहीं, तो नहीं, नहीं, पाकिस्तान नहीं, दे दिया गया ये था। तो जो सर्टिफिकेट बाँट रहे हैं, ये तो उनका कहना है। मेरा क्या कहना है? देश के मुसलमान का क्या कहना है? देश का मुसलमान क्या कहता है? वो इस देश को कितना किस तरीके से लेके चलता है? 5 वक़्त साहब हम सजदा करते हैं इसी मिट्टी में। तो आप हमें नहीं देंगे कि देश के अंदर कौन रहेगा, कौन क्या खाएगा, किसके घर में क्या बनेगा, क्या पकेगा, ये आप नहीं अच्छा, तय करेंगे, अखबारें नहीं तय यहाँ पे एक करेंगी। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पिछले 9 साल में 12 लाख इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के जा छोड़ गए चुके हैं, हैं। बिल्कुल आपकी और ये बात सही यकीनन है। अपर कास्ट लोग हैं, जिसमें बड़ी तादाद हिंदुओं की है। और फिर ये है कि आज़ादी से अब तक 32 मिलियन यानी 3.5 करोड़ लोग हिंदुस्तान छोड़ करके जा चुके हैं। और वो सारे तकरीबन हिंदू हैं, क्योंकि मुसलमान तो गरीब बेचारा, उसके पास खाने के पैसे नहीं हैं। तो ये जो पूरा नैरेटिव चल रहा है, ये क्या है? देखिए, ये मैं फिर से कहूंगी कि ये किसी एक का देश नहीं है, ये हम सबका देश है, और हम सब ने मिलकर इसको अपने खून से सींचा है। तो जब हमने अपने खून से सींचा है, अपने हमारे बाप दादाओं ने अपना खून देकर के इस देश को आज़ादी दिलाई है, तो ये भाजपा वाले या आरएसएस वाले इनकी ये हमें सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे कि देशभक्ति का, कि हम कितने बड़े बड़े देशभक्त हैं। हमें अपनी देशभक्ति किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक अच्छा, वक्त है। लैंड देखिए, जहाज। ये वक्त है और ये वक्त भी गुजर जाएगा। लोगों को धीरे धीरे इसको ये समझ आएगा। आप लैंड जिहाद की बात करते हैं, यहाँ क्रिकेट जिहाद होता है। आप लैंड जिहाद की बात करें, यहाँ तो हर चीज में इनको जिहाद नजर आता है। और इनको जिहाद की आप सही मायने में आप यकीन कीजिए कि इनको कोई डेफिनेशन नहीं पता। इनको पता ही नहीं है कि जिहाद है क्या, किस चीज का नाम है जिहाद। तो देखिए, ये वो लोग हैं, इनको सिर्फ ये अपने चैनलों पर ये दिखाते हैं जिहाद हो गया। आप देखिएगा, इनकी बड़ी बड़ी इनकी हेडिंग्स जो है वो ये दिखाती है कि देखिए जिहाद हो गया। अब जो बेचारा घर में उस टीवी चैनल को देख रहा है, उसको ये पता ही नहीं है कि वो जिहाद किस चीज को कह रहे हैं। ये देखिए, किसी भी चीज को जिस एंगल से आप दिखाएंगे, लोग उसको उस एंगल से देखेंगे। लेकिन 1000 बार एक झूठ को आप 1000 बार बोलेंगे तो वो सच दिखता है। लेकिन देखिए, ये तमाम तरीके के जो जिहाद है, ये नफरती जो चैनल हैं, नफरती यही लोग ये जिहाद का नाम देते हैं। असल मायने में सही जो आप पत्रकारिता कर रहे हैं, जो आज यूट्यूबर बन गए हैं, रवीश कुमार जैसे पत्रकार हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो आज यूट्यूबर बन करके वो अपनी बात को, हमारे आपकी बात को, हमारे आपके मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। ऐसे पत्रकार, अब इन लोगों को सुनने की जरूरत है, क्योंकि आज देश में नफरत का स्तर ये है। आपने सही कहा कि लोग देश की सिटीजनशिप छोड़ के जा रहे हैं। क्यों नहीं जाएंगे? कि आज माहौल ये है कि मेरे घर में क्या बना है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन आज आरएसएस वालों को और भाजपा वालों को पता चल जाता है कि मेरे फ्रिज में क्या रखा है और मेरे घर में क्या पका है, मैं क्या पहनूंगी, क्या ओढ़ूंगी, कहाँ जाऊंगी, कैसे अपनी जिंदगी बिताऊंगी, ये मैं नहीं तय कर रही हूँ, ये आज सरकार तय कर रही है। तो देखिए, आज के जो हालात हैं वो इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं इस देश के अंदर। अगर आप बोलेंगे तो आपको जेलों के अंदर डाला जाता है। अपनी बेसिक सुख सुविधाओं के बारे में अगर आप बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, आप उन जो अगर एज अ पार्टी अगर आप बात करते हैं, तो आपके सांसदों का भी संसद से आपको उनका भी निलंबन हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे तो आज हालात ये हैं। मैं वापस जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो नफरती जर्नलिस्ट हैं उनके बारे में पूछना चाहता हूँ। जैसे कि अमीश देवगन है, अमन चोपड़ा हैं, सुधीर चौधरी हैं, या इस तरह के और लोग जो लैंड जिहाद और पता नहीं कौन कौन जिहाद, जो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि ये क्या है। इस तरीके से जो दिन रात नफरत फैलाया जा रहा है, यानी अब जैसे मैंने 2 जर्नलिस्ट का नाम लिया, उनका एक भी प्रोग्राम पिछले 6 महीने से मुसलमानों के खिलाफ के अलावा कुछ नहीं है, बस यही है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना है। तो ये जो खतरनाक चीज़ें हो रही हैं, इसको क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाए? जो हमारा जो सिविल सोसाइटी है, या ये है कि और जो दूसरे एडवोकेट्स हैं और लोग हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? देखिए, अमन चोपड़ा जैसे पत्रकार जो कि जो शो करते हैं, वो शो राजस्थान के इन्होंने शो किया था, एक फर्जी एक फेक शो चलाया था, उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर हुई, ये भाग गए, ये नजर ही नहीं आए। तो इस तरीके के कई ऐसे पत्रकार हैं सुप्रीम जिनके कोर्ट का ऊपर स्टे ऑर्डर आया सुधीर चौधरी, उसके बाद अर्नब गोस्वामी, ये सब नफरती जो हैं, इनको कहने की जरूरत नहीं। आप गोदी मीडिया कह दीजिए, इतना कह दीजिए, लोग अपने आप समझ जाते हैं कि गोदी मीडिया कौन है। तो देखिए, इन पर बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि इनका क्या किया जाए। इनको देखिए बायकॉट
किया जाए। इस तरीके के लोग जो है जब नफरत फैलाने का काम नहीं, करते हैं, वो देखिए बाइकॉट नफरत किसी को नहीं पसंद, नहीं, अगर नफरत नहीं चाहे वो अगर हिंदू आप हो मुसलमान हो। नहीं, अगर आप बाइकॉट करेंगे तो आप नहीं देखेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो उनको देख रही है, और जो उनके जहनों में इनके जो नफरत है वो घर कर रहा है, उसका नुकसान आज न कल होना है और हो रहा है। मॉब लिंचिंग में जो बढ़ोतरी हुई, काऊ के नाम पर जो मारा जाना शुरू हुआ, ये इस तरह की जो चीज़ें होनी शुरू हुई, वो इसी का असर है, वो दिखने लगा है। तो हमारे सिर्फ बाइकॉट कर देने से हम बच जाएंगे, या फिर ये है कि इसका कोई सही सॉल्यूशन है? देखिए सही सॉल्यूशन तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर सब मिलकर करें तो बिल्कुल हमारे, आपने ये कहा ना कि सिर्फ कौन उनको हमारी ही जोड़ेगा? जिम्मेदारी है, हम सिर्फ हम जी। ही करें, ठीक है, ये तो देखिए बहुसंख्यक को समझना है। जिस तरीके की देखिए पत्रकारिता होनी चाहिए, सरकार से हम सत्ता से सवाल करते आए, हमारा काम है, पत्रकार का काम है कि सत्ता से सवाल करे, ना कि विपक्ष को उसका जिम्मेदार ठहराए। अगर अगर वो पत्रकार अपनी पत्रकारिता करना भूल गया है, पत्रकार सवाल करना भूल गया है सरकार से, तो हम उसको पत्रकार हम कहें तो ये तौहीन है एक पत्रकार होने की। और जब पत्रकार सरकार का पिट्ठू बन जाता है, जब उनके टुकड़ों पर पलने लग जाता है, तो जाहिर सी बात है अब वो लोगों को समझ में आता है। लेकिन एक बड़ा तबका, जो आपने कहा कि एक बड़ा तबका उनको देखता है, उनको उनके दिमाग में वो नफरत घर करती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए ये उसी को तय करना है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए आज मैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो सबके पास है ना, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसे नफरती पत्रकार को देखना है या मुझे नहीं देखना है, मुझे वो उन पत्रकारों को देखना है जो जनता के सवाल उठाते हैं, जो सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछने का काम करते हैं, क्योंकि ड्यूटी तो यही है ना। अगर आप सत्ता के पिट्ठू बन जाएं और सत्ता की हामी करें, तो फिर तो वो पत्रकारिता नहीं हुई, वो तो फिर गुलामी हुई, वो तो चापलूसी हुई, चाटुकारिता हुई। तो आप अगर चाटुकार हैं तो आप सवाल नहीं पूछेंगे, तो वो तो साफ है, क्योंकि अगर एक चाटुकार को अगर आप सरकार से कहेंगे कि इनसे सवाल पूछिए, तो उसको मिर्ची लगेगी, उसको मिर्ची लगती है, वो कभी नहीं पूछेगा सरकार से सवाल, वो सरकार के बचाव में हमेशा दिखेगा। तो देखिए ये आज देश के अंदर जो सरकारें हैं, ये हम सबको मिलकर तय करना है, सिर्फ एक समुदाय को नहीं तय करना है, सिर्फ एक कम्युनिटी को नहीं तय करना है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिल करके हम देश को के बारे में सोचें, क्योंकि देश पहले है, बाकी सब चीजें बाद में है। हम पहले ये सोचें कि हमें देश को किस तरीके से देखना है, क्या 1947 का देश देखना है, या उससे पहले हम गुलाम जिस तरीके से थे उस तरीके का देश देखना है। क्या हम अभी गुलाम नहीं है? बिल्कुल हम गुलाम, धीरे धीरे गुलाम हो गए। आज हम अडानी अंबानी के गुलाम हो गए हैं, आज इस सरकार ने पूरी तरीके से गुलाम बना दिया है। तो हमें इससे बाहर निकलना है या हमें गुलामी पसंद है, हम गुलाम रहना चाहते हैं, ये तो हमें तय करना है। हम किस तरीके से जीना चाहते हैं, किस तरीके से अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को हम क्या देना चाहते हैं, किस तरह क्या देकर जा रहे हैं, ये हमें तय करना है, आपको तय करना है। तो बचाने के लिए लास्ट में एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, कि जैसे कि मैं आपका देख रहा था, कल कल के गालिबन लाइव में आपने जो है फेसबुक लाइव में ये बात कही कि जो कोर्ट्स हैं हमारे, जो न्यायालय हैं, वो उससे जिस तरीके के जो जजमेंट्स आ रहे हैं, उससे लोगों का भरोसा ख़त्म हो रहा बेशक है। बेशक फिर यह है कि गवर्नमेंट जिस तरीके से मुसलमानों के घरों को तोड़ रही है, और जो दूसरी तमाम चीज़ें मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत के हिसाब से हो रही हैं, तो मुसलमानों के लिए सॉल्यूशन क्या है? यानी मुसलमान क्या करे अगर अदालत में उसके ख़िलाफ़ फ़ैसले हो रहे हैं, यानी तमाम सबूतों के बाद भी हुकूमत उनको देखना नहीं चाह रही है, लोग उनको जीने का हक़ नहीं देना चाह रहे हैं, तो ऐसे में मुसलमानों के लिए सॉल्यूशन देखिए, क्या है? मुसलमानों के लिए सॉल्यूशन सिर्फ इतना है, इल्म हासिल करें, और इल्म हासिल करके, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, अपने अपने तो अखलाक, मैं अपनी यहाँ अपनी पे मुझे ये बताएं कि जैसे कि बहुत सारे जैसे उमर खालिद पीएचडी स्टूडेंट, वो जेल में हैं, हाँ। उसी तरीके से, और जो है मीरान हैदर स्कॉलर, वो जेल के अंदर हैं, शर्जील इमाम आईआईटीएन फिर जो है पीएचडी करने लगे, वो जेल में हैं। तो हम तो अब ये देख रहे हैं कि हमारे लिए तो हालत ये हो गई कि आप पढ़ करके भी जेल में जाएंगे। जो त्रिपुरा का जैसे मैंने नाम लिया, वो जर्नलिस्ट या मेरे जैसे लोग, मुझे नहीं मालूम कि मैं कब तक काम कर पाऊंगा, उनके ऊपर आप यूएपी, तो अब तो पढ़ने वाले लोगों को भी जेल में डाला जा रहा है। या आप ये बताएं, आपको नहीं लगता कि आपके ऊपर जो है इस तरह के केसेस डाल करके आपको परेशान किया जाएगा? मेरे ऊपर भी मुकदमे हैं, ऐसी बिल्कुल। बात नहीं है, मेरे पर भी मुकदमा है। तो क्या मैंने शाहीन बाग की अब लड़ाई लड़ी सिर्फ थी तो मेरे ऊपर मुकदमा है। मैं कैंडल मार्च निकालती हूँ तो मुकदमा होता है। मैं अगर किसी प्रोटेस्ट के लिए जाती हूँ, पुलिस आके धर लेती है। तो देखिए ये जिस देश के अंदर हम रह रहे हैं, और इस यहाँ पर साहब हिंदुस्तान में रहना और ख़ास करके मुसलमान होना आसान बात नहीं है। और मुसलमानों ने हमेशा अपने आप को ये साबित किया है, हक इंसाफ के लिए हमेशा खड़ा रहा है।
और बहुत कुछ कर पाया या नहीं कर पाया, लेकिन हक इंसाफ और देश के संविधान की लड़ाई को हमेशा उसने सबसे सर्वोपरि रखा, सबसे पहले उसने उसको रखा है, उसके लिए सबसे पहले उसका मुल्क है, इसलिए उससे देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाना चाहिए। लेकिन ये जो दूसरा ये, देशभक्ति के हाँ, सर्टिफिकेट है, ये तो आज से नहीं, आपको शुरू से आपके ऊपर आपको बांटा ये जा रहा देखिए, है। ये तो अग्नि परीक्षा है, जब भागलपुर, तक हिंदुस्तान है आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। ये तो देखिए, ये आप नहीं, हमेशा, सवाल ये है कि जैसे हाँ, भागलपुर जब कत्लेआम हुआ मुसलमानों का 1989 में, तो एक कमीशन की रिपोर्ट में ये बात है कि मुसलमान अगर आईएसआई के एजेंट ना हो तो उन पे लोग भरोसा कर सकते हैं। एक मिनट के लिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वहां पे कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो आईएसआई का एजेंट होगा। फिर भी 10,000 मुसलमान मारे जाते हैं, है ना। तो एक तो ये कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आप मुल्क से मोहब्बत भी कर रहे हैं और तमाम चीज़ें भी हैं, फिर भी आपका कत्लेआम हो रहा है। और ये आज से 30 साल पहले की बात है। आज तो बदतरीन हालत है कि कोर्ट्स भी आपके देखिए, अगेंस्ट हैं। सिर्फ इल्म के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर आप ये कहें कि बिना इल्म लिए, आज जो लोग बिना इल्म लिए उनको तो कुचलने की तैयारी है। हम जैसे लोग शायद थोड़ा बहुत इल्म लेकर इनकी लड़ाई को लड़ने का तो काम कर रहे क्या हैं। आपको कम्युनिटी सपोर्ट करती है? बिल्कुल करती है। मैं बिल्कुल ऐसा, देखिए, मैं ऐसा ये भी नहीं कहती और ये भी नहीं कह सकती कि नहीं, बिल्कुल मुल्क के अंदर ऐसे हालात बदतरीन हो गए हैं कि रहना मुश्किल हो गया। नहीं, मेरा देश है, मैं लड़ूंगी, मरूंगी, इसी मिट्टी में मरूंगी, लेकिन देश छोड़ के नहीं भागूंगी। यहाँ से यहाँ पे मुझे डर नहीं लगता। ये मुल्क मेरा है, लेकिन ज़रूर इस मुल्क में मेरे साथ हमवतनों जैसा सुलूक नहीं होता, वो बात अलग है। लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। चॉइस मुझे जब मिली थी, मैं नहीं गई, मेरे बाप दादा नहीं गए यहाँ से। तो जब हमें चॉइस मिली, तब हमने उस चॉइस को नहीं लिया। तो आज फिर हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है लड़ने के अलावा। मेरी आगे आने वाली नस्लों के बारे में मुझे सोचना है, आगे आने वाली नस्लों को भी तैयार करना है, इसी लड़ाई के लिए तैयार करना है जो आज मेरे बाप दादाओं ने लड़ी थी, अब मैं लड़ रही हूँ, आगे मेरी औलादें लड़ेंगी। इस लड़ाई के लिए, लड़ाई तो हमें ता कयामत लड़नी है। आप ये सोचिए कि आप आज की बात करते हैं, आप चले जाइए कि हमारे नबियों ने हक इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं, आप उनका देखिए ना। तो मुसलमान तो पैदा ही इसलिए हुआ है कि वो हक इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो जाए, और इस हक इंसाफ की लड़ाई को लड़ते लड़ते मैं शहीद हो जाऊं तो गम नहीं है। अच्छा, हमेशा एक इस आवाज एक को उठाती रही हूं, बुलंद करती रही, और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरीके से करते रहूंगी। ओके, देश के जो सिविल सोसाइटी है, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, इतने बदतरीन हालत में, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं एज अ मुस्लिम, जिसको तमाम तरीके से जिस पे जुल्म हो रहा है। हाँ, तो वो जो सिविल सोसाइटी है जिसमें एक बड़ा तबका हिंदुओं का है, जो आज भी इंसाफ पसंद है, वो हाँ, बुरे नहीं हैं, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या उसको उनको सिर्फ दिल में बुरा समझ लेना किसी इंसिडेंट को, यही काफ़ी है, या यह है कि उनके आगे भी उनकी कोई जिम्मेदारी है? नहीं, मैं देखिए उन सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए, मुसलमानों के अंदर ये बात बिल्कुल सही है और इसको मानने में कोई गुरेज नहीं है कि तालीम की कमी है। चाहे आप किसी भी सेक्टर में कह लें, वो कहीं ना कहीं वो अब अब्दुल रह गया, कहीं टेलर रह गया, कहीं वो नाई बन गया। कमियां हैं इस सोसाइटी के अंदर, मैं इसमें बिल्कुल गुरेज नहीं करती, लेकिन इसके साथ ही अब्दुल गद्दार है, ये नहीं कह सकती मैं कि अब्दुल गद्दार है। देखिए, गद्दार, क्रिमिनल्स, देखिए, ये हर फील्ड, हर कम्युनिटी के अंदर आपको मिल सकते हैं। हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। किसी भी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। लेकिन आपका ये सोचना कि मुसलमान ही सिर्फ आतंकवादी होता है, पिछले ये तीन मुझे साल में तकलीफ देता है, ये पिछले मुझे 3 बहुत साल में तकलीफ देता है। आईएसआई के जितने जासूस पकड़े गए हैं वो शर्मा, मल्होत्रा, अग्रवाल बिल्कुल, हैं। वही वही मैं कहना चाह रही हूँ कि ये मुझे तकलीफ देता है, ये मेरे सरनेम को तकलीफ देता है, ये मेरे नाम को तकलीफ देता है, ये मेरी रूह को तकलीफ देता है। इसीलिए कहना चाहती हूँ, ये परसेप्शन बदलिए कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ मुसलमान, बहुत ऐसे मुसलमान भी है जो आप अगर उससे मिलेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी कि ऐसा पढ़ा लिखा मुसलमान आईआईटीएन है, कहाँ कहाँ नहीं बैठा हुआ है, क्या क्या नहीं कर रहा है। मैं देख रही थी वो कोई मुस्लिम महिला जो है वो बॉक्सर हैं, कोई पायलट बन रही हैं, कहीं कोई बाहर विदेश के अंदर जो है वो कहीं कुछ बन रही है, कहीं कुछ बन रही है। तो एक परसेप्शन जो मुसलमानों के लिए कि सिर्फ मुसलमान बिरयानी खाता है, कोरमा खाता है, मुसलमान के घर में ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, या गंदगी बहुत होती है। साहब, हम मुस्लिम जिस कॉलोनी के अंदर रहते हैं वो सब अनऑथराइज्ड है, जहाँ पे हमें बसाया गया है। हम सब वहाँ क्यों नहीं, सरकार हमें ऑथराइज कर देती है, हम भी टैक्स पे करते हैं, हम भी बिजली का बिल देते हैं, हम सारी चीज़ें पे करते हैं, हम भी वो सब एक्सपेक्ट करते हैं, हम भी एक अच्छा पार्क, अच्छी पार्किंग पसंद करते हैं, क्यों नहीं।
आप हमें क्यों एक कहीं ना कहीं कोई पेच फंसा कर रखा गया है, क्यों मुसलमानों को इस इतनी ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर कौन करता है? ये सरकारें करती हैं। मुसलमान इतना बुरा नहीं है जितना उसको समझा जाता है। जो उसके लिए परसेप्शन है, उसको आपका नजरिया, आपका सपोर्ट बदल सकता है। तो आपसे अपील करती हूँ, आपसे गुजारिश करती हूँ कि एक बार वो नजरिया बदल के देखिए। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त, आपके बहुत सारे ऐसे जानकार होंगे जो मुसलमान होंगे और जिनको आप बहुत पसंद करते होंगे, और बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, मेरे ऐसे जानकार हैं, और हम खास करके हमारे कुलीग ऐसे हैं जो मुस्लिम नहीं हैं। वो हमारा उनका रिश्ता ऐसा है कि आज से नहीं, सदियों वाला रिश्ता है। तो देखिए, ये हमें और आपको, क्योंकि मुसलमान कहीं नहीं जा रहा। तो आखिरी में जो मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो हाँ, लॉयर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके बारे में बताइए कि कम्युनिटी के लिए उनकी क्या जिम्मेदारी है? देखिए, जिम्मेदारी देखिए किसी एक की नहीं होती है। हमेशा कहती हूँ कि कोई जर्नलिस्ट हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई एक्टिविस्ट हो, देखिए वो आवाज़ उठाता है किसी भी मुद्दे को, किस तरीके से वो उठा रहा है, उसके पीछे की राजनीति, उसके पीछे का फायदा, ये आपका काम नहीं है ये लोगों को जज करना कि देखिए ये इसलिए ये मुद्दा उठा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। किस चैनल के माध्यम से उठा रहा है, किस तरीके से उठा रहा है, उसके अंदर वो गट्स हैं, वो हिम्मत है कि जुल्म के खिलाफ वो खड़ा हो रहा है। ये बड़ी बात है। आज के वक्त में कोई किसी के मसले में खड़ा होना पसंद नहीं करता। अगर आप किसी को कह दें कि आप मेरी बेटी की शादी के लिए आप जरा आज बैठ जाइए, तो लोग नहीं आते हैं। तो ऐसे जो देश के, मुल्क के, खासकर एक कम्युनिटी की जब बात आती है, तो लोग अपना कदम पीछे हटा लेते हैं। तो अगर कोई किसी भी चैनल से अपनी आवाज़ को उठा रहा है, तो उसको उसकी आवाज़ से आवाज़ को मिलाने का काम कीजिए, ताकि वो आवाज़ 2 से 4 हो सके और 4 से 16 हो सके। कम से कम वो काम कीजिए। किसी को क्रिटिसाइज़ करना इस फ़ायदे से या उसने उस फ़ायदे से किया, ये करने की बजाय, क्योंकि अगर हम ये करते रहेंगे, हम इसी में उलझ जाएँगे। तो हमें एक आखिरी सवाल के साथ फिर इस इंटरव्यू को रैप अप करेंगे कि हल्द्वानी में जैसे अब 7 फरवरी को अगली हेयरिंग है, हुँ। तो क्या लगता है आपको, क्या कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी? और इस बीच में जो वहाँ पे लोग परेशान हुए हैं रोड पर आकर के, औरतें जो रो रही हैं, जो बाहिजाब औरतें हैं जिनको घर में होना था उनको रोड पर आना पड़ा, तो क्या उनके साथ इंसाफ हुआ है? देखिए, फौरी तौर पर तो पूरी तरह हम ये नहीं कह सकते कि इंसाफ हुआ, लेकिन हाँ, बहुत हद तक राहत ज़रूर है। और इस राहत को मैं बड़ी राहत के तौर पर भी देख रही हूँ कि जिस तरीके जीने से, देने को आप राहत समझ रही बिल्कुल हैं? नहीं जी, बिल्कुल आज तो सांस लेना ऐसा हो गया है कि राहत है। सरकार सांस पे टैक्स नहीं लगा रही है, सांस लेने पर, पानी पीने पर टैक्स नहीं लगा रही है, तो बड़ी बात है। वरना तो पानी हर पे चीज़ पर टैक्स कहीं है खड़े वैसे? होने पर बिल्कुल नहीं, आप खरीद के पानी मिनरल पी वाटर रही हैं? पिएंगे तो बिल्कुल है। आज तो खरीद कर, हम शाहीन बाग के लोग तो खरीद के ही पीते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो पानी आता नहीं है। सही। तो आज हर चीज़ पर टैक्स है, तो कम से कम इस बात की राहत है कि उनको फ़िलहाल जो है वो स्टे मिला है। आगे देखिए, बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को हम सब ने मिलकर लड़ना है। हल्द्वानी कल आबाद था, आज भी आबाद है, और इंशाल्लाह कल भी आबाद रहेगा, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ, इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत तफ़सील से आपने बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया। मीडिया का जो रोल है और जो हम जैसे जर्नलिस्ट और एक्टिविस्टों का जो रोल है, जुडिशरी किस तरीके से वर्कआउट कर रही हैं, और इन तमाम चीज़ों में जो सिविल सोसाइटी है उसका क्या रोल है, उसके ऊपर आपने बहुत तफ़सील से गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत थैंक शुक्रिया, यू। बहुत शुक्रिया। करता है, ये सरकारें करती हैं। मुसलमान इतना बुरा नहीं है जितना उसको समझा जाता है। जो उसके लिए परसेप्शन है, उसको आपका नजरिया, आपका सपोर्ट बदल सकता है। तो आपसे अपील करती हूँ, आपसे गुजारिश करती हूँ कि एक बार वो नजरिया बदल के देखिए। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त, आपके बहुत सारे ऐसे जानकार होंगे जो मुसलमान होंगे और जिनको आप बहुत पसंद करते होंगे, और बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, मेरे ऐसे जानकार हैं, और हम खास करके हमारे कुलीग ऐसे हैं जो मुस्लिम नहीं हैं। वो हमारा उनका रिश्ता ऐसा है कि आज से नहीं, सदियों वाला रिश्ता है। तो देखिए, ये हमें और आपको, क्योंकि मुसलमान कहीं नहीं जा रहा। तो आखिरी में जो मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो हाँ, लॉयर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके बारे में बताइए कि कम्युनिटी के लिए उनकी क्या ज़िम्मेदारी है? देखिए, जिम्मेदारी देखिए किसी एक की नहीं होती है। हमेशा कहती हूँ कि कोई जर्नलिस्ट हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई एक्टिविस्ट हो, देखिए वो आवाज़ उठाता है किसी भी मुद्दे को, किस तरीके से वो उठा रहा है, उसके पीछे की राजनीति, उसके पीछे का फायदा, ये आपका काम नहीं है ये लोगों को जज करना कि देखिए ये इसलिए ये मुद्दा उठा रहा है,
उठा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। किस चैनल के माध्यम से उठा रहा है, किस तरीके से उठा रहा है, उसके अंदर वो गट्स हैं, वो हिम्मत है कि जुल्म के खिलाफ वो खड़ा हो रहा है। ये बड़ी बात है। आज के वक्त में कोई किसी के मसले में खड़ा होना पसंद नहीं करता। अगर आप किसी को कह दें कि आप मेरी बेटी की शादी के लिए आप जरा आज बैठ जाइए, तो लोग नहीं आते हैं। तो ऐसे जो देश के, मुल्क के, खासकर एक कम्युनिटी की जब बात आती है तो लोग अपना कदम पीछे हटा लेते हैं। तो अगर कोई किसी भी चैनल से अपनी आवाज़ को उठा रहा है तो उसको उसकी आवाज़ से आवाज़ को मिलाने का काम कीजिए, ताकि वो आवाज़ 2 से 4 हो सके और 4 से 16 हो सके। कम से कम वो काम कीजिए। किसी को क्रिटिसाइज़ करना इस फ़ायदे से या उसने उस फ़ायदे से किया, ये करने की बजाय, क्योंकि अगर हम ये करते रहेंगे हम इसी में उलझ जाएँगे। तो हमें एक आखिरी सवाल के साथ फिर इस इंटरव्यू को रैप अप करेंगे कि हल्द्वानी में जैसे अब 7 फरवरी को अगली हेयरिंग है, तो क्या लगता है आपको, क्या कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी? और इस बीच में जो वहाँ पे लोग परेशान हुए हैं रोड पर आकर के, औरतें जो रो रही हैं, जो बाहिजाब औरतें हैं जिनको घर में होना था उनको रोड पर आना पड़ा, तो क्या उनके साथ इंसाफ हुआ है? देखिए, फौरी तौर पर तो पूरी तरह हम ये नहीं कह सकते कि इंसाफ हुआ, लेकिन हाँ, बहुत हद तक राहत ज़रूर है। और इस राहत को मैं बड़ी राहत के तौर पर भी देख रही हूँ कि जिस तरीके जीने से, देने को आप राहत समझ रही बिल्कुल हैं? नहीं जी, बिल्कुल आज तो सांस लेना ऐसा हो गया है कि राहत है। सरकार सांस पे टैक्स नहीं लगा रही है, सांस लेने पर, पानी पीने पर टैक्स नहीं लगा रही है, तो बड़ी बात है। वरना तो पानी हर पे चीज़ पर टैक्स कहीं है खड़े वैसे? होने पर बिल्कुल नहीं। आप खरीद के पानी मिनरल पी वाटर रही हैं? पिएंगे तो बिल्कुल है। आज तो खरीद कर, हम शाहीन बाग के लोग तो खरीद के ही पीते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो पानी आता नहीं है। सही। तो आज हर चीज़ पर टैक्स है, तो कम से कम इस बात की राहत है कि उनको फ़िलहाल जो है वो स्टे मिला है। आगे देखिए, बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को हम सब ने मिलकर लड़ना है। हल्द्वानी कल आबाद था, आज भी आबाद है और इंशाल्लाह कल भी आबाद रहेगा, ऐसे हम मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत तफ़सील से आपने बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया। मीडिया का जो रोल है और जो हम जैसे जर्नलिस्ट और एक्टिविस्टों का जो रोल है, जुडिशरी किस तरीके से वर्कआउट कर रही हैं और इन तमाम चीज़ों में जो सिविल सोसाइटी है उसका क्या रोल है, उसके ऊपर आपने बहुत तफ़सील से गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत थैंक शुक्रिया, यू। बहुत शुक्रिया।